नमस्कार साथियों, वेलकम टू साइकोलॉजी कैंपस में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं साथियों आप सभी की तैयारी यहां पर बहुत अच्छी चल रही है। जी हाँ, हमारा जो एग्जाम है सीटेट का साथियों 14 और 15 दिसंबर को आयोजित होने जा रहा है और आप सभी उसकी तैयारी में बहुत अच्छे से लगे हुए हैं और लगना भी चाहिए। देखिए साथियों, अब एग्जाम हमारा ये माने कि आप आ गया है, मात्र आज हो गई हमारी, ये मानेगा कि 7 दिसंबर हो गई है। तो अब 7 दिन बचे हैं, तो उसमें हमें किस तरह क्या करना है, करते हैं उनकी बात। देखिएगा, आपने जो तैयारी की है, थ्योरी जो आपने खूब पढ़ ली है, अब आप लास्ट टाइम पे जितने भी पीआईक्यूज हैं, जितने भी पहले प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए प्रश्नों की अगर हम बार बार उनका रिवाइज करेंगे, देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो हमें कहीं ना कहीं हमारी जो तैयारी है उसमें हमें बेहतर जो रणनीति है जो हमारी काम आएगी पेपर के अंदर। तो साथियों आज हम उसी को लेकर यहाँ पर आपके सामने आए हैं। देखिएगा कि सीटेट के अंदर जो प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए कौन कौन से प्रश्न हम बात करेंगे यहाँ पे आपके सामने साथियों सीडीपी की, यानी कि सीडीपी में चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के अंदर हमसे कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। बहुत ही बेहद और शानदार आज का सेशन होने वाला है। आप सभी आज के सेशन को लाइक, शेयर और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने साथियों को वीडियो को शेयर भी करेंगे। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं आज आगे। अब देखते हैं आज के प्रश्नों की चर्चा हम करते हैं। बालकों के व्यक्तिगत विकास, बालकों के व्यक्तिगत विकास की बात यहां पर की जा रही है। देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि के लिए विकासात्मक प्रतिमानों को उद्धृत करके सटीकता से पक्के तौर पर भविष्यवाणी की जा सकती है। यानी कि क्या पक्के तौर पर भविष्यवाणी की जा सकती है एक व्यक्तिगत विकास को लेकर, किसी भी बालक बालिका को के जो इंडिविजुअल जो उसका डेवलपमेंट है उसकी क्या आप सटीकता से पक्के तौर पर ये कह सकते हो, भविष्यवाणी कर सकते हो कि मतलब आप सीटेट की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं तो साथियों हम आपके इस तैयारी के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि आप एग्जाम में पास हो सकते हो क्योंकि आपने अच्छी तैयारी की है। लेकिन मैं आपको 100% ये कह दूं कि नहीं, आपका तो 100% सीटेट क्लियर होगा और 100% जॉब लगेगी। तो साथियों सटीक अनुमान में नहीं लगा सकता, लेकिन पूर्व अनुमान में लगा सकता हूं, ये डेवलपमेंट कहता है। ठीक है, अगला देखते हैं के लिए पूर्व अनुमान बिल्कुल नहीं लगाया जाता। साथियों पूर्व अनुमान हम लगा सकते हैं, ये हमारा नहीं होने वाला है। अगला कह रहा है के लिए कुछ हद तक पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है। कैसी होती है साथियों? सभी की जो इंडिविजुअल जो ग्रोथ रेट होती है, विकास की जो वृद्धि की दर और विकास की जो दर होती है, सभी बच्चों में क्या एक समान हमें देखने को मिलती है? जी नहीं, सभी बच्चों के अंदर जो डेवलपमेंट की जो प्रोसेस होता है वो अलग अलग रूप में हमें देखने को मिलता है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। तो विकास को लेकर हमसे इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है और बहुत ही सरल प्रश्न है अगर हमने चैप्टर को अच्छे से यहां पढ़ लिया है तो। अगला प्रश्न कह रहा है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यानी कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से सही ऑप्शन में बताना है। ठीक है, पहला देखिएगा, विकास क्रमबद्ध नहीं होता है। विकास क्रमबद्ध नहीं होता है। ठीक है, देखते हैं, विकास अव्यवस्थित होता है, विकास एक सतत प्रक्रिया है, या फिर विकासात्मक प्रतिमान सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित नहीं होते हैं। साथियों मैं आपको बताऊं, हम जिस भी सोशल यानी कि समाज के अंदर, संस्कृति के अंदर बच्चों को यहाँ पर जैसा इन्वायरमेंट बच्चों को हम देंगे वैसा ही बच्चे का क्या होगा, यहाँ पर विकास होगा। तो हमसे पूछा गया है कि सही कथन इनमें से कौन सा है? तो साथियों थर्ड ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। यानी कि जो विकास है एक सतत प्रक्रिया है, यानी कि निरंतर चलने वाला प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है साथियों? आप बताइएगा कि निरंतर जो डेवलपमेंट है एक निरंतर चलने वाला प्रोसेस है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये जन्म से लेके कब्र तक निरंतर चलने वाला प्रोसेस है। कौन सा? ग्रोथ या फिर डेवलपमेंट? साथियों ग्रोथ नहीं, वृद्धि हमारी जो मैच्योरेशन होती है उस वहां तक ही होती है। उसके बाद विकास मतलब वृद्धि होना बंद हो जाती है, यानी वृद्धि रुक जाती है। जबकि विकास गर्भ से लेके कब्र तक चलने वाली एक निरंतर प्रोसेस है। कौन सा? विकास। तो इसमें हो जाएगा साथियों आपका थर्ड ऑप्शन। अगला प्रश्न कह रहा है साथियों का,
देखिए, बच्चे अपने समाज के बारे में ज्ञान, रहने के कौशल, मूल्य, रीतियां किससे सीखते हैं, यानी कि किस किस तरीके से बच्चे सीखते हैं। देखते हैं, क्या बच्चे आस पड़ोस से सीखते हैं? जी हाँ, सीखते हैं। क्या धर्म के माध्यम से सीखते हैं? जिस भी धर्म में बच्चा होगा, क्या उसमें बच्चे का डेवलपमेंट होगा या नहीं होगा? क्या वह उस धर्म की संस्कृति को सीखेगा या नहीं सीखेगा? बिल्कुल सही बात है, स्कूल में बच्चा बिल्कुल सीखेगा। समकक्षीय समूह के माध्यम से भी बच्चा यहाँ पर सीखने वाला है। तो मैं कह सकता हूं कि इन चारों ऑप्शनों के माध्यम से ही बच्चे का क्या होता है, डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। तो फोर्थ ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिएगा स्क्रीन पर आपके सामने पियाजे का है। जीन पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार अनुकूलन नियम किन दो मूल प्रक्रियाओं को समाहित किए हैं? जीन पियाजे का साथियों जो अनुकूलन का जो उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया है, यानी कि अनुकूलन का मतलब है कि अपने आप को उसी वातावरण में ढालना होता है। अब इस अनुकूलन के अंदर इन्होंने दो मूल प्रवृत्तियां बताई है साथियों। दो प्रक्रिया कौन कौन सी बताई है? एक तो हमने बात करी थी कि आत्मसातकरण यानी कि समायोजन, और एक बात करी थी हमने अकोमोडेशन यानी कि असिमिलेशन और अकोमोडेशन की हमने बात की थी। जब हमारा जीन पियाजे का टॉपिक था तो हमने आपके सामने बिल्कुल ये बताया था कि अनुकूलन की दो प्रक्रियाएं जो कि पियाजे के द्वारा बताई गई है, अगर बच्चा यहाँ पर पहले के ज्ञान को रिलेटेड करके नए ज्ञान में ऐड करता है, यानी कि आप अपने जो भी पहले का ज्ञान आपके पास है उसमें अगर नई नई चीजों को आप अगर उसमें ढाल रहे हैं, नई चीज सीख रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, उसमें आप क्या कर रहे हैं, समावेशन कर रहे हैं। और अगर आप जिन भी चीजों के माध्यम से, नई चीजों के माध्यम से उसमें परिवर्तन कर रहे हैं, तो उसमें आपने क्या कर लिया, समायोजन कर लिया, एडजस्टमेंट आपने कर लिया है। तो समायोजन और समावेशन की जो प्रक्रिया है, अनुकूलन की दो मूल प्रक्रियाएं हैं, किसके द्वारा दी गई साथियों? ये दी गई है जीन पियाजे के द्वारा। आपका फर्स्ट ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है जीन पियाजे का। वापिस, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं, परंतु अमूर्त संरचनाओं, कौन सी संरचनाओं? अमूर्त संरचनाओं। अमूर्त संरचनाओं का मतलब है कि बच्चे बिना सोचे समझे ही, मतलब बिना देखे, आंखों के सामने किसी भी वस्तु को बिना देखे ही इमेजिनेशन कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, कि सक्रियात्मकता में कठिनाई महसूस करते हैं। तो वो स्टेज हमसे पूछी गई है कि जीन पियाजे के द्वारा कितनी स्टेज दी गई है, कितने स्तर बताए हैं साथियों? 4 स्तर बताए हैं, वो आपके सामने हैं। संवेदी चालक अवस्था जो कि 0 से कितने वर्ष की होती है? 2 वर्ष की होती है। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था कितने वर्ष से कितने वर्ष तक होती है साथियों? 2 से 7 वर्ष तक होती है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी कि मूर्त सक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष तक होती है। कितने से कितने तक होती है? 7 से 11। और जो अमूर्त है यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल जो स्टेज है साथियों, वह 11 प्लस में कह सकता हूं, यानी कि वह 11 से प्लस उम्र तक होती है, यानी 11 से अधिक वर्ष तक चलती है। तो यह हमसे पूछा गया है कि किस स्तर पर बच्चे लंबाई के बारे में और भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं और अमूर्त संरचनाओं के बारे में कठिनाई महसूस करते हैं। तो साथियों, आपको 4 ऑप्शन में से आपने देख लिया है कि जो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था है, इस अवस्था के अंदर बच्चा लंबाई के बारे में, भार के बारे में और जो भी मेजरमेंट करना होता है उन वस्तुओं के बारे में व्यवस्थित कर लेते हैं। लेकिन इस अवस्था के अंदर मैं बात करूं, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था के अंदर बच्चा अमूर्त रूप से चिंतन नहीं कर पाता है। अमूर्त रूप से चिंतन करेगा बच्चा जो 4th स्टेज है, पियाजे की 4थे नंबर की जो स्टेज है, अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, यानी कि 11 साल से अधिक बच्चे अमूर्त रूप से चिंतन करना शुरू कर देते हैं। तो आपका साथियों 3rd ऑप्शन इसमें हो जाएगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी कि मूर्त सक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष तक की होती है। अगला है साथियों, वाइगोस्की के बारे में पूछा गया है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांतों के अनुसार व्यक्तिगत वाक, यानी कि इनके द्वारा 3 भाषाएं यहां पर दी गई है। एक तो सोशल भाषा यानी कि सामाजिक भाषा इनके द्वारा बताई गई है, एक इनके द्वारा प्राइवेट स्पीच यानी कि
निजी वाक जिसे हम कह सकते हैं, आत्मवाक जिसे कहते हैं, वो बताया गया। ये एक इनर स्पीच यानी कि सांकेतिक भाषा इनके द्वारा बताई गई है। किसके द्वारा? लेव वाइगोस्की के द्वारा। देखते हैं व्यक्तिगत वाक क्या कह रहा है हमसे। बच्चे को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है, या फिर बच्चे की सोच में रुकावट पैदा करता है? जी नहीं, रुकावट नहीं कर सकता। बच्चे की आत्मकेंद्रितता को दर्शाता है, या फिर बच्चे को चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जाने पर घटता जाता है। व्यक्तिगत वाक की बात की जा रही है, यानी कि बच्चे प्राइवेट जो स्पीच करते हैं, यानी कि अपनी एक्टिविटी को भी यहां पर बच्चा रेगुलेट रखता है और खुद से बातें भी करता जाता है। तो इसमें हो जाएगा साथियों फर्स्ट ऑप्शन आपका, यानी कि बच्चा जो अपनी जो सोच है उसको एक रेगुलेट रूप से करता जाता है, और उसमें उसकी जो कार्य करने की जो क्षमता होती है उसमें उसकी क्या होती है? बढ़त हमें देखने को मिलती है। छठे में एक फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला भी वाइगोस्की का ही प्रश्न हमारे सामने आ गया है। लेव वाइगोस्की के अनुसार शिक्षक बच्चों के अधिगम में यानी कि सीखने में किस प्रकार मदद करते हैं? वाइगोस्की साहब ये कह रहे हैं कि जो शिक्षक होते हैं वो बच्चों के सीखने में किस प्रकार उनकी मदद कर सकते हैं। क्या बच्चों को इनाम देकर हमें हर चीज को सिखाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या सख्त सजा देकर? साथियों सजा बिल्कुल, दंड नहीं देना है बच्चों को, ये भी नहीं होने वाला है। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है? मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव करके, ठीक है, देखते हैं, उन्हें ब्लैकबोर्ड के से सारे उत्तर नकल करवाकर। जी नहीं। कौन सा हो जाएगा साथियों? थर्ड ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ये कह रहे हैं एक शिक्षक को बच्चों से किस तरह की मदद की बात की जा रही है कि जो बच्चों डिमांड है, क्या किस तरह की बच्चे मदद यहाँ चाह रहे हैं, उस मात्रा और स्वरूप में बदलाव करके हम बच्चों की यहाँ पर क्या कर सकते हैं? मदद कर सकते हैं। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है, देखिएगा स्क्रीन पर। पूजा अपनी दोस्त को कहती है कि हमें कक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए, ठीक है, वरना शिक्षिका हमें बाहर खेलने की अनुमति नहीं देगी। पूजा लॉरेंस कॉलबर्ग के जो नैतिक विकास के किस चरण की बात यहां पर की जा रही है? अगर यहां पर बात की जा रही है, पूजा जो कि अपने दोस्त को ये कह रही है कि अगर हम यहां पर कक्षा के नियमों को अगर नहीं मानेंगे तो हमें जो टीचर है, शिक्षक है, वह हमें दंड देगा। तो एक नियम की बात यहां पर की जा रही है। कॉलबर्ग के द्वारा किस स्टेज की यहां पर बात की जा रही है साथियों? देखिए, आज्ञा पालन व दंड अभिविन्यास की बात की जा रही है। अच्छा लड़का है, अच्छा लड़की यानी गुड बॉय गुड गर्ल की यहां पर बात की जा रही है, या फिर अधिकारिता व सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास की बात की जा रही है, या फिर सार्वभौमिक नैतिक विकास सिद्धांत की यहां पर बात की जा रही है। कौन सा इसमें होने वाला है? यानी कि प्रश्न संख्या 8। अगर बच्चे को यह डर है कि अगर मैं क्लास के अंदर अगर उन नियम एक शिक्षक के द्वारा बताए गए नियमों को अगर मैं फॉलो नहीं करूंगा तो यहां मुझे दंड मिलेगा, तो यहां पर बच्चे के अंदर कौन सी भावना पैदा हो रही है? भय और दंड की। साथियों आपके सामने स्क्रीन पर फर्स्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर बच्चे को आज्ञा पालन का भी वो रहता है, और साथ ही साथ यहाँ पर बच्चे को दंड का भी यहाँ पर डर रहता है कि बच्चे को पता है अगर मैं गलती करूंगा तो मुझे यहाँ पर क्या मिलने वाला है? दंड मिलने वाला है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है होवर्ड गार्डनर। होवर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, बुद्धिमत्ता एक स्थिर और स्थायी विशिष्टता है। बुद्धिमत्ता को परिपोषित व विकसित किया जा सकता है। ठीक है, देखते हैं, बुद्धिमत्ता किसी एक सामान्य खंड से हावी नहीं होती अपितु कई प्रकार की होती है। या फिर फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि बुद्धिमत्ता को एकाकी आयाम से सहबद्ध नहीं किया जा सकता। आपके सामने होवर्ड गार्डनर जिनके द्वारा बुद्धि के सिद्धांत को लेकर यहां पर चर्चा की गई है, जिसमें कहा गया है कि जो बुद्धि एक आयाम होती है या बहुआयामी होती है। साथियों होवर्ड गार्डनर ने बताया है कि बुद्धि के अनेक आयाम होते हैं। एक व्यक्ति के अंदर ये नहीं है कि एक ही प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। साथियों आप मानेगा कि हर व्यक्ति के अंदर एक नहीं अनेक प्रकार की बुद्धि हमें देखने को मिलती है, और उन सबको आपस में अंतर संबंधित भी बताया है कि सभी की सभी जो बुद्धियां एक व्यक्ति के अंदर होती है वह आपस में इंटर रिलेटेड होती है। तो यहाँ हमें बुद्धि जो एक स्थिर और स्थायी विशिष्टता नहीं होती है। साथियों नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव आंसर ही इसका आ रहा है, क्योंकि जो बुद्धि होती है साथियों सभी के अंदर एक्टिव रूप से काम करने की क्षमता हमें देखने को मिलती है, और उसी के अनुसार यहाँ पर जो बच्चे होते हैं वह लर्निंग करते हैं, एक्टिविटी करते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न है
बाल केंद्रित शिक्षा को लेकर यानी कि प्रगतिशील शिक्षा को लेकर पूछा गया है कि एक बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षिका को कोई भूमिका नहीं होती। कैसे नहीं होती? होती है। अगला है, शिक्षिका को सक्रिय भूमिका होती है और तथा विद्यार्थी निष्क्रिय होते हैं। जी नहीं, विद्यार्थी भी यहां पर सक्रिय ही होंगे, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अगला है, विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका होती है तथा शिक्षिका निष्क्रिय होती है। ये भी नहीं होने वाला है साथियों, दोनों ही एक्टिव होंगे। शिक्षिका व विद्यार्थी दोनों की सक्रिय भूमिका होती है। वही कौन सी कहलाएगी? आपकी एजुकेशन, वही आपकी बाल केंद्रित शिक्षा कहलाएगी, जिसमें टीचर भी एक्टिव होगा और आपका जो स्टूडेंट है वह भी एक्टिव होगा, तभी आपकी एक प्रगतिशील शिक्षा यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा ही कहलाएगी। ठीक है साथियों, फोर्थ ऑप्शन आपका हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी हमारी 2020 की आई है वह किस पर जोर देती है? देखते हैं, पाठ्यक्रम का लचीलापन जोर देती है या फिर पाठ्यक्रम का मानकीकरण नहीं करवाती है? ये पाठ्य पुस्तकों का गैर संदर्भिकीकरण, जी नहीं, ये भी नहीं करवा रही है। पाठ्य पुस्तकों को रटकर याद करना भी नहीं। उस ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां पर हो जाएगा कि जो हमारा पाठ्यचर्या है, इस पाठ्यचर्या के अंदर हमें बच्चों की इंडिविजुअल जो एबिलिटी है, व्यक्तिगत जो क्षमताएं हैं बच्चों की, उसके अकॉर्डिंग ही पाठ्यक्रम को यहाँ पर हमें लागू करना है और उसी के अकॉर्डिंग हमें बच्चों को सिखाना है। ये कौन कहती है? हमारी जो शिक्षा नीति हमारी 2020 की वह कहती है। फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा साथियों। अगला है, मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए? यानी कि जो मूल्यांकन है, बच्चों का टेस्टिंग जो हम लेते हैं, उसका कौन सा केंद्र होना चाहिए? देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन, अधिगमकर्ता क्या नहीं कर सकता? इसका चित्रण करना, कक्षा के दूसरे बच्चों की तुलना में अधिगमकर्ता के प्रदर्शन को स्पष्टीकरण करना। जी नहीं, तुलना हमें कभी भी नहीं करनी है, ऐसा मूल्यांकन हमें कभी नहीं लेना चाहिए। मानक वर्ग में बच्चे एक मिनट, मानक वर्ग में बच्चे की लेबलिंग करना। साथियों, हमें लेबलिंग भी नहीं करनी है। ठीक है। अगला है, अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख सकता है? इसका वर्णन करना। यानी कि मूल्यांकन हमें ऐसा करना है कि बच्चे, फोर्थ ऑप्शन आपका इसमें हो जाएगा कि मूल्यांकन ऐसा करना है हमें कि एक टारगेट जो मूल्यांकन का ये होना चाहिए कि अधिगमकर्ता कौन? बच्चे क्या और कैसे सीख रहा है, इसका ही हमें इसी पर जोर देना है, इसी पर एनालिसिस हमें करना है। तो इसमें आपका होने वाला है फोर्थ ऑप्शन। बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक सामाजिक रचनावादी कक्ष जिसमें बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों को ध्यान में रखा जाता है की व्याख्या करता है? यानी कि ऐसी कक्ष जिसमें बच्चों की जरूरतों को ध्यान में रखकर ही यहाँ पर टीचिंग करवाया जा रहा है, तो इसमें किसकी व्याख्या हो रही है? देखते हैं। बैठने की तय व्यवस्था, जी नहीं, ये नहीं हो रहा है। अगला है, शिक्षकों का केवल निर्देश देना व बच्चों से पूर्ण आज्ञा पालन की अपेक्षा करना, जी नहीं, ये नहीं होगा इसमें। बच्चों द्वारा तथ्यों का स्मरण करना या फिर बच्चों को आपस में चर्चा करते हुए एक समूह के अंदर कार्य करना। 14 नंबर का जो प्रश्न होगा साथियों हमारा, इसमें आपको कौन सा बेस्ट ऑप्शन लग रहा है? ऊपर के दोनों ऑप्शन कर चुके हैं, केवल थर्ड और फोर्थ के अंदर है, तो इन दोनों में से भी बेस्ट ऑप्शन चूज करना है साथियों। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा कि एक रचनावादी, सामाजिक रचनावादी कक्षा की यहाँ पर बात की जा रही है। इसके अंदर बच्चा लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से, यानी कि करके सीखने और डिस्कवरी मेथड के माध्यम से बच्चे इसमें सीख रहा है। तो आपस में एक ग्रुपिंग के माध्यम से चर्चा करते हुए, एक समूह के माध्यम से कार्य करते हुए बच्चा यहाँ पर सीख रहा है, एक्टिव लर्नर होकर। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कक्षा में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का सही उदाहरण है? समालोचनात्मक सोच का मतलब है साथियों क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग यह कहती है कि बच्चे जितने ज्यादा सोच समझकर ही एनालिसिस करते हुए ही अगर चीजों को पढ़ते हैं, याद करते हैं, तो उनकी जो सोच होती है वह बढ़ती जाती है। तथ्यों को या फिर जो भी टीचर्स यहाँ पढ़ा रहे हैं उनको में रट कर लर्न नहीं करना है, रटना नहीं है, इस पर जोर नहीं देती है कि
एक ओपन माइंडेड के माध्यम से ये कार्य करने पर जोर देती है। देखते हैं 325 और 486 को जमा करो, या फिर बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? ये इस समालोचना सोच का उदाहरण है या नहीं है? जी नहीं। श्वसन को परिभाषित कीजिए, या फिर अपने शहर में प्रदूषण के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए और प्रदूषण करने के विभिन्न उपाय सोचिए। ये कौन सी थिंकिंग इसमें यूज आ रही है कि जैसे आप मानेगा सिटी के अंदर कितना सारा प्रदूषण फैला हुआ है, यानी कि दुनिया भर के यहाँ पर हमारे वाहन चलते हैं, तो इनके द्वारा जो भी पोल्यूशन यहाँ हो रहा है, कारखानों से मानिएगा, यातायात से मानिएगा, तो आप इस पर क्या करो, विश्लेषण करो, एनालिसिस कीजिए और उसके विभिन्न प्रदूषण के विभिन्न उससे निपटने के विभिन्न उपाय हमें सोचे कि किस तरह के हमें। तो इसमें बच्चा कौन सी थिंकिंग का यूज कर रहा है साथियों? इसमें बच्चा यूज कर रहा है समालोचनात्मक थिंकिंग, यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग का यूज करते हुए ही उदाहरण यहाँ पर दे रहा है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें होने वाला है साथियों? फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा विद्यालयों में समावेशन की संस्कृति को दर्शाता है? समावेशन की संस्कृति को दर्शाता है, देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभेदी आकलन को बढ़ावा दिया जाता है। देखते हैं भी, विभिन्नता और विविध परिप्रेक्ष्यों को हतोत्साहित किया जा सकता है। जी नहीं साथियों, जहां भी हमें हतोत्साहित शब्द दिखने को मिलेगा तुरंत हम उस ऑप्शन को काट देंगे। विद्यालयों में कुछ विद्यार्थी ही अभिवादी और समाहित महसूस करते हैं, यह भी नहीं होगा। विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं के आधार पर स्थायी समूह में बांट दिया जाता है। क्या ये भी सही होगा या नहीं होगा? साथियों, हम बात कर रहे हैं यहाँ कि समावेशन की संस्कृति की। समावेशन की संस्कृति के अंदर सभी जो बच्चों का जो ग्रुप होता है, अलग अलग संस्कृति से बच्चे यहाँ पर हमारे सामने एक क्लासरूम के अंदर बैठते हैं, तो हम उनको किस तरह यहाँ पर यूटिलाइज करें, किस तरह हम उनकी जो भी संस्कृति है उसके बारे में खुलकर चर्चा करें। तो विद्यार्थियों की जो भी जरूरतें होती है, इन जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें विभेदी रूप से आकलन को क्या करना चाहिए? बढ़ावा देना चाहिए या फिर उसको कम करना चाहिए। साथियों, आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो रहा है इसके अंदर कि संस्कृति को दर्शा रहा है, तो हमें फर्स्ट ऑप्शन हमारी पूर्ति यहां पर कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट यहां पर है। अगला है, निम्नलिखित में से किससे विद्यार्थी की अक्षरों और शब्दों, यानी कि अक्षरों और शब्दों को पढ़ने में और उनकी व्याख्या करने में और उन्हें समझने की क्षमता सीधे रूप से प्रभावित होती है? कौन सा प्रश्न होगा साथियों? प्रश्न को आप सबने यहां पर पढ़ लिया होगा कि इसके अंदर किस तरह हमें पूछा गया है कि पढ़ने के रूप में विद्यार्थी अक्षरों और शब्दों को पढ़ने और उनकी व्याख्या करने और समझने में यहां पर बच्चे सीधे रूप से प्रभावित हो रही है। तो कौन सी हमें क्षमता की यहाँ पर बात की जा रही है साथियों? क्या हमें गुणज वैकल्य? जी नहीं, लेखन की बात तो हो ही नहीं रही। वाचन का मतलब साथियों पढ़ने की बात हो रही है, अक्षरों और शब्दों को पढ़ने की यहाँ पर बात हो रही है, तो इसमें हो जाएगा आपका वाचन वैकल्य की बात हो रही है, डिस्लेक्सिया की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न हमारा साथियों, गतिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों का सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से किससे बचना चाहिए? यानी कि तीनों राइट होंगे, एक नेगेटिव होगा इनके अंदर। देखते हैं, ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं, पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं का आवंटन करना। देखते हैं, विद्यालय के सभी क्षेत्रों को रैंप और लिफ्टों से समतल करना, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलन करना, या बैठक की व्यवस्था में उचित रूप से समायोजन करना। इसमें हमें कह रहा है कि एक जो गतिक दिव्यांगता वाले बच्चे हैं, यानी कि एक ऐसा क्लासरूम साथियों जिसके अंदर यहाँ पर हमारे सामने जनरल बच्चे भी आ रहे हैं और स्पेशल बच्चे भी यहाँ पर आ रहे हैं, तो उनके लिए किस तरह की हमें व्यवस्था यहाँ पर करनी है। अगर मान लीजिए अगर किसी बच्चे को यहाँ पर चलने में परेशानी है, वो बेसांगियों के माध्यम से यहाँ पर चलता है, तो वह एक विद्यालय की इस बिल्डिंग में अगर आप यहाँ पर लाइब्रेरी बना रहे हैं, बैठक की व्यवस्था यहाँ पर उसकी बना रहे हैं, तो वह क्या वह उसका उपयोग कर पाएगा? क्या वह सीढ़ियों के माध्यम से ठेठ ऊपरी मंजिल पर कक्षा उसकी आप लगा रहे हैं, लाइब्रेरी आप वहां बना रहे हैं और प्रयोगशाला आप वहां पर आवंटन कर रहे हैं, तो क्या ये सही है एक विद्यालय के में
साथियों इससे हमें बचना चाहिए, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा और तीनों ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सभी क्षेत्रों को रैंप और लिफ्टों से समतल बनाना चाहिए ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, आसानी से वो आ जा सके, ठीक है। और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार यहाँ पर अनुकूलन करना चाहिए, बिल्कुल राइट बात है। और कक्षा में बैठक की जो उचित रूप से हमें समायोजन कर रहा है। अगर यहाँ पर किसी बच्चे को अगर आपने बैठक जो सिटिंग अरेंजमेंट आपने इस तरह की बना रखी है, इस रो के अंदर आप गर्ल्स को बैठा रहे हैं, इसमें बॉयज को बैठा रहे हैं। अगर आप मान लीजिए एक बच्चा यहाँ पर विजुअल यानी कि लो विजन का बच्चा है, उसको जो कक्षा के अंदर बोर्ड है वो दूरी से दिखाई नहीं दे रहा है, उसको आपने पीछे बैठा रखा है, तो क्या आपका हक नहीं है कि उस बच्चे को आगे बैठाएं? साथियों उस बच्चे को जरूरत है बोर्ड पास में होना चाहिए, तो आप उसको उठाकर पहली बेंच पर आप बैठाओगे, तो बैठक की जो व्यवस्था आप करोगे उस कक्षा के अंदर आपको इस तरह करनी है, यानी कि बच्चे की जो क्षमता है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर काम करना है, ठीक है साथियों। तभी हमारा एक जो यहाँ पर सफल समावेशन का काम सुनिश्चित होगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है देखिएगा, प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान संबंधी विशेषता नहीं है पूछा है। उच्च क्रम समस्या समाधान, ठीक है। अभिसारी सोच या फिर नवाचारी, सृजनात्मक विद्यार्थी की पूछा है, यानी कि सृजनात्मक विद्यार्थी के अंदर साथियों क्रिटिकल थिंकिंग पाई जाती है और वह आसानी से ही सारी चीजों को कलेक्ट कर सकता है, नए नए विचार उसके अंदर पैदा हो सकते हैं और नवाचार वो कर सकता है, तो नवाचारी प्रयोग बिल्कुल करेगा वह। जिज्ञासा की प्रबल भावना उनके अंदर पाई जाती है, क्यों, कैसे, क्या, हर चीज को पूछने का उनका एक रवैया होता है। और उच्च क्रम यानी कि हर समस्या का समाधान वह आसानी से कर सकते हैं। तो आपने देख लिया होगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन है अभिसारी सोच, यानी कि साथियों अभिसारी सोच एक और अपसारी सोच, दो प्रकार की थिंकिंग यहाँ पर होती है। अपसारी के अंदर क्या होता है, अपसारी यानी कि सृजनात्मक जो विद्यार्थी है उनके अंदर यहाँ अपसारी चिंतन पाया जाता है। कौन सा चिंतन यहां पर पाया जाता है? अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन पाया जाता है। अपसारी चिंतन सृजनात्मक विद्यार्थियों के अंदर में पाया जाता है, जो खुलकर अपनी सारी बात यहां पर रखते हैं, उसके बारे में विचार करते हैं, सोचते हैं। लेकिन जस्ट इसका अपोजिट वर्ड में कह सकता हूं अभिसारी। अभिसारी जो होगा अपसारी का अपोजिट यानी कि विपरीत शब्द है अभिसारी, अपसारी का। अपसारी के अंदर बच्चे केवल एक ही चीज यहां पर सोचते हैं। जैसे कि अगर बच्चों से पूछ लिया जाए कि आप भारत की राजधानी बताएं, तो उसका क्या कौन सा उत्तर होंगे? क्या उसके 10-15 उत्तर होंगे क्या? जी नहीं, उसका आंसर फिक्स है साथियों, केवल एक होगा कि एक ही है साहब, दिल्ली है, नहीं दिल्ली है। तो ऐसे प्रश्न बच्चों की अगर पूछते हैं तो वो अभिसारी सोच के अंदर आते हैं, और खुले रूप से बच्चों से डिस्कशन करते हैं तो अपसारी सोच के अंदर आते हैं, जो कि तीनों ऑप्शन और बाकी बिल्कुल राइट है। सेकंड ऑप्शन आपका इसमें नहीं होगा। अगला प्रश्न है, किसी विशेष विषय वस्तु को लंबे समय तक स्मरण यानी कि याद रखने को सुसाध्य करने हेतु एक शिक्षक को निम्न में से किस रणनीति से बचना चाहिए? वापिस वही प्रश्न आ गया साथियों, नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव हमें निकालना है इनमें से। देखते हैं, स्मृति सहायक विधियों को लागू करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। संगठनात्मक चार्ट यहां पर बनाना चाहिए, असंबंध शब्द प्रस्तुत करना चाहिए, और मानसिक चित्र का उपयोग करना चाहिए। आपको यहां पर दिख गया होगा कि आपने कौन सा ऑप्शन चूज किया है साथियों। थर्ड ऑप्शन इसमें नहीं होने वाला है, इससे हमें बचना चाहिए। असंबंध शब्द प्रस्तुत करना, इससे हमें यहां पर क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। और तीनों की तीनों बिल्कुल राइट है। आगे देखते हैं, जब सीखी जाने वाली सामग्री कैसी होनी चाहिए देखते हैं। हो तो विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं। जटिल और व्यापक होनी चाहिए क्या? मौजूदा ज्ञान से जुड़ी हुई होनी चाहिए, या फिर अव्यवस्थित और असंगठित होनी चाहिए, या फिर उनके सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ से भिन्न होनी चाहिए। जब सीखी जाने वाली जो सामग्री है साथियों, वह किस तरह की यहां पर होनी चाहिए? एक बच्चे के अंदर, जब बच्चा यहां पर मैं बात करूं एक क्लासरूम को लेकर, तो यहां पर बच्चा क्लासरूम में आ रहा है तो वह प्रीवियस नॉलेज को यहां पर लेके आ रहा है, यानी कि घर परिवार की नॉलेज तो कम से कम लेकर आ रहा है। अगर आप उसका बाल वाटिका या फिर फर्स्ट क्लास के अंदर एडमिशन हम लेते हैं, तो बच्चा घर परिवार की थोड़ी बहुत तो जानकारी यहाँ पर ले रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही अगर अपन यहाँ बच्चों को उसी से रिलेटेड करके, यानी कि बच्चे की
प्रीवियस नॉलेज को पहचान कर ही उसी से रिलेटेड करके अगर अपन बात करेंगे तो मौजूदा ज्ञान से जुड़ी हुई बातें ही अगर हम करेंगे तो विद्यार्थी बेहतर ढंग से सीखेंगे या नहीं सीखेंगे? बिल्कुल सीखेंगे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा साथियों? इसमें हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन, बिल्कुल राइट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक शैक्षणिक उपलब्धियों में विद्यार्थियों की विफलता में योगदान देता है? कौन सा इनमें से है जो कि शैक्षणिक यानी कि जो हमारी एजुकेशन की जो उपलब्धियां हैं उनमें विद्यार्थियों की विफलता में योगदान यहां पर दे रहा है? देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन, अनुभवात्मक शिक्षा या फिर गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, समावेशी दर्शन या शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र। शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र बिल्कुल राइट है, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड जो एजुकेशन है उसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सही है। समावेशी दर्शन, जी हाँ, अनुभवात्मक बिल्कुल राइट। गैर प्रासंगिक, साथियों ये गैर प्रासंगिक जो पाठ्यक्रम है ये शैक्षणिक उपलब्धियों में योगदान नहीं देता है। विफलता हमसे पूछी है, नेगेटिव पूछा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर यहां पर देना है। ठीक है साथियों, सेकंड ऑप्शन यहां हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जो पाठ्यक्रम रूपरेखा यानी कि एनसीईआरटी 2005 की बात की यहां पर की जा रही है। एनसीईआरटी 2005 के अनुसार देखिएगा, बच्चे शिक्षक द्वारा दी गई सामग्री को निष्क्रिय प्राप्त करता है। साथियों जहां भी हमें निष्क्रिय शब्द दिखेगा उस ऑप्शन को आप तुरंत देखते ही यहां पर कट कर देंगे। सेकंड है, बच्चों में अधिगम को विनियमित करने की क्षमता नहीं होती है। साथियों बिल्कुल गलत बात है, ये भी नेगेटिव कह रहा है, ये भी आपका नहीं हो रहा है। बच्चे रटने के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ सीखते हैं। क्या संभव है? आज तक जिसने भी रटा है क्या वह चीजों को याद कर पाया है? जो बार बार रटकर चीजों को याद करता है वो साथियों लंबे समय तक याद नहीं रहता है, तो ये भी हमारा नहीं हो रहा है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसके अनुसार साथियों? एनसीईआरटी 2005 के अनुसार। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं, एक संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए? आज सारे ही प्रश्न हमें नेगेटिव पूछ रहे हैं, तो नेगेटिव आंसर इनका निकल रहा है। देखते हैं कि एक संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए शिक्षक को कौन से प्रयोग से बचना चाहिए, कौन से उपयोग करना चाहिए। देखते हैं, उस संप्रत्यय से संबंधित उदाहरण देना चाहिए। बिल्कुल राइट है। उस संप्रत्यय के लिए एक असतत उदाहरण देना चाहिए, संप्रत्यय से संबंधित गैर उदाहरण देना चाहिए, या उनकी संस्कृति में प्रचलित आद्रूप देना चाहिए। प्रश्न संख्या 25 के अंदर हमें किस से हमें बचना चाहिए जिससे कि यहां साथियों हम एक ऐसा उदाहरण बच्चों को यहां पर देंगे जिससे कि बच्चे कक्षा के अंदर ही रिलेटेड करके जिस भी संप्रत्यय के बारे में हम बताना चाह रहे हैं उसको सीख जाएं। तो हम यहाँ उनकी संस्कृति में प्रचलित आद्रूप इसके बारे यानी कि संस्कृति की बात हम यहाँ पर करने वाले हैं बच्चे से, और जो भी जिस टॉपिक की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उसके बारे में और उससे इंटर रिलेटेड करते हुए गैर उदाहरण भी हम यहाँ पर बच्चों को दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है उस संप्रत्यय के लिए असतत उदाहरण, यानी कि असतत उदाहरण नहीं देना है, कंटिन्यूस रूप से बच्चों को उस उदाहरण के बारे में कंप्लीट करवाना है जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा इसमें। अगला है साथियों, स्वयं के ज्ञाता होने का ज्ञान या फिर जागरूकता क्या दर्शाती है? स्वयं के ज्ञाता होने का या फिर ज्ञाता होने का ज्ञान या जागरूकता क्या दर्शाती है? क्या वह अधिसंज्ञान दर्शाता है, क्या वह भ्रांति दर्शाता है, क्या वह स्मृति सहायक विधि दर्शा रहा है, या फिर अभिप्रेरणा दर्शा रहा है? यानी कि खुद के जो ज्ञाता होने के ज्ञान में जागरूकता है वो क्या दर्शा रही है। प्रश्न संख्या 26 में बताइएगा फटाफट कि कौन सा इन्हें बता रहा है। अगर आपको किसी भी चीज की नॉलेज है और आप उसमें जागरूक हो उस चीज को करने के प्रति, तो आप में कौन सा हो जाएगा? यानी कि कॉग्निशन डेवलपमेंट की यहाँ पर बात की जा रही है, जो मेंटल जो डेवलपमेंट है उसकी यहाँ पर बात की जा रही है साथियों। अधिसंज्ञान की यहाँ पर बात की जा रही है। किससे संबंधित है ये हमारे मेंटल जो प्रोसेस है उससे संबंधित है। अगला है साथियों, कठिनाई की पहचान, लक्ष्य निर्धारण, संभावित समाधान और परिणामों की खोज, तदनुसार कार्य करना और परिणामों का मूल्यांकन करना निम्न में से किस प्रक्रिया में शामिल महत्वपूर्ण चरण हैं? देखिएगा कि कठिनाई की पहचान करने, लक्ष्य का निर्धारण करने और संभावित समाधान और परिणामों की खोज के अनुसार कार्य करना, परिणामों का मूल्यांकन करना
निम्न में से किस प्रक्रिया में शामिल एक महत्वपूर्ण चरण है? फर्स्ट ऑप्शन है आरोपण, सेकंड है यहाँ पर नकल, फोर्थ है यहाँ पर निष्क्रिय ध्यान, और थर्ड है यहाँ पर समस्या समाधान। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। चारों ऑप्शनों में हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सबसे मजबूत पक्ष यहाँ पर रख रहा है। अगर जो भी हमारे सामने कठिनाई है, समस्या आ रही है, उसके हम सबसे पहले क्या करेंगे? पहचान करेंगे। पहचान के बाद हम जो भी हमारा लक्ष्य है उसका निर्धारण, लक्ष्य तक पहुंचने में हमें जो भी बाधाएं आएंगी हम उनको क्या करेंगे? पार करेंगे। उसके बाद परिणामों की हम खोज करेंगे। तो ये चरण प्रोसेस है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका होगा साथियों? इनमें हमारा होगा समस्या समाधान। साथियों, जो भी हमें समस्या आ रही है उससे निपटने के लिए, उस जो भी बाधाएं हमें आ रही है उससे दूर करने के लिए हमें क्या करना है? आगे बढ़ते हुए काम करना है, यानी कि लक्ष्य तक पहुंचना है। तो थर्ड ऑप्शन इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न है अभिकथन। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भ्रांतियों की खोज और चर्चा करना सार्थक है? देखते हैं कारण क्या कह रहा है। यह विद्यार्थियों को उन भ्रांतियों के बारे में सोचने का अवसर देता है और गहन जांच करने का नेतृत्व करने में भी सहायता करता है। साथियों, जो भी शिक्षण अधिगम यानी कि जो भी टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस होता है उसके अंदर हमें डिस्कवरी लर्निंग के माध्यम से, हमें क्लासरूम के अंदर बच्चों से ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से जो भी भ्रांतियां होती है हमें उन्हें क्या करना चाहिए? तुरंत समाधान यहाँ पर करना चाहिए, उसको दूर करना चाहिए। तो देखिएगा, क्लासरूम के अंदर बच्चे यहाँ पर गलती कर रहे हैं तो उन गलतियों को पकड़कर आपको यहाँ पर क्या करना है? जो भी भ्रांति यहाँ पर है उसको दूर करना है। यहाँ पर अभिकथन भी राइट हो रहा है और यहाँ पर जो कथन है, कारण है, वो भी राइट है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा साथियों, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है देखिएगा, विद्यार्थियों को बोरियत महसूस होने की संभावना है। यानी कि कौन सा ऑप्शन बोरियत महसूस करवा रहा है बच्चों को? गतिविधि को महत्व न दिए जाने पर, या गतिविधि को महत्व दिए जाने पर, उन्हें सफलता मिलने पर, या उनकी सफलता की अपेक्षा होने पर। तो कौन सा इसमें से आंसर होगा साथियों? बता दीजिए कि अगर क्लासरूम में अगर बच्चे बोरियत महसूस कर रहे हैं तो इसमें मतलब आप उनके अकॉर्डिंग, यानी कि बच्चों को आप महत्व नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब तो इसमें कौन सा हो रहा है? सीधा सीधा इसमें फर्स्ट ऑप्शन हो रहा है। बच्चों का आप महत्व नहीं दे रहे हैं, बच्चे की आप बातें नहीं सुन रहे, बच्चे की रुचि के अनुसार आप काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है साथियों, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रतिपुष्टि का को प्रेरक किए, यानी कि फीडबैक को प्रेरक के रूप में उपयोग करने की अनुचित तरीका है? देखते हैं, विद्यार्थी की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना, गतिविधि की प्रक्रिया पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना, विद्यार्थी के काम से संबंधित वर्णनात्मक शैली में प्रतिपुष्टि देना, या अन्य विद्यार्थियों के साथ तुलना किए बिना बच्चे को यहाँ पर फीडबैक देना। तो किस प्रकार की प्रतिपुष्टि की यहाँ पर बात की जा रही है कि अनुचित तरीका है। यानी कि साथियों, विद्यार्थी की जो भी क्षमताएं होती है उन क्षमताओं को हमें विद्यार्थी स्टूडेंट की जो भी मूल्य होते हैं, वैल्यूज होती है, उनको हमें नकारना चाहिए या नहीं नकारना चाहिए। साथियों, उन मूल्यों के माध्यम से ही उन मूल्यों को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। बच्चे की जो भी गलतियां होती है हमें उनको पकड़ना चाहिए, और जो निदानात्मक रूप से हमें उनका क्या करना चाहिए? कारणों को पहचान कर उनका उपचार हमें करना चाहिए। तो इसमें होने वाला आपका फर्स्ट ऑप्शन है, विद्यार्थी की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना यह एक गलत तरीका माना जाता है, अनुचित रूप है वह। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। यानी कि आज हमारे 30 प्रश्न यहाँ पर हमें देखने को मिले हैं सीडीपी के अंदर, और अब यहाँ पर रेगुलर होने वाले हैं आपके सामने सीडीपी की, यानी कि 30 प्रश्न आपके सामने। उनमें से आप कौन कौन से यहाँ पर वीडियोस यहाँ पर देख रहे हैं? क्या आपने सीडीपी की जो पहले हमने क्लासें डाली है वो भी यहाँ पर देखी है या नहीं देखी? साथियों, आप वीडियोस के अंदर जाके आप उनको भी जरूर देखेंगे, और यहाँ पर अब होने वाली है रोजाना PYQs की क्लास, उनको भी यहाँ पर आप खुद देखेंगे और अपने साथियों को शेयर करेंगे। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में। आपको यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू।